नाम से, जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला, जो इज़्ज़त देने वाला, जो रिज़्क़ का रज़ाक जिसने पैदा किया और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। आज हमारा जो लेक्चर है वो पिछले ही लेक्चर की कंटिन्यूटी है और ये एज वाइज डिज़ीज़ हमारे 4-5 लेक्चर अभी और खा जाएगी। हमने कोशिश की कि हम ये समझने की कोशिश करें कि बजाय हम ज़्यादा एरिया में फोकस करें, हमारे पास कोई पेशेंट आता है, वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, तो हम उस एरिया में फ़ोकस करें कि उसको क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, ताकि आसानी से हम जो 2-2 घंटे की घंटे की हिस्ट्री है, टेस्ट टेकिंग है, उससे बच सकें। और ये सारा जो क्लिनिकली मेरा एक्सपीरियंस है कि हमने कितना जल्दी किस एज में कौन सी बीमारी कैसे उसको पकड़ें, कैसे उसको देखें, कौन सी दवाइयाँ इस एज में इफ़ेक्टिव होती हैं। तो वो मैंने आज से कोई 15 साल पहले भी ये लेक्चर दिया था, बीच में कुछ गैप रहा, फिर लोगों ने कहा कि जो दोबारा शुरू करें, तो हमने इसको दोबारा इसलिए कि आपके पास एक बच्चा आता है, एक जवान आता है, औरत आती है, मर्द आता है, तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इसको क्या क्या हो सकता है। तो बजाय कि आप ए से जेड तक पूरी कहानी करें और फिर सुने, तो ये एक आसानी हमने पैदा की है कि पिछला जो लेक्चर था मेरा, उसमें हमने किया था कि प्रीनेटल, पेरीनेटल एंड पोस्टनेटल। प्रीनेटल की पैदाश से पहले जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उस वक्त उसके साथ क्या क्या हो सकता है, कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं जिससे बच्चा पैदा वरासतन बीमारियाँ लेके पैदा होता है, वो पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया। फिर पेरीनेटल, पैदाश के दौरान बहुत सारे वाक़यात हो सकते हैं, उसको डिस्कस किया। फिर हमने 1 साल तक ये डिस्कस किया था पोस्टनेटल, पैदाश के बाद क्या हो सकता है। अब हम करेंगे 1 साल से 12 साल तक, कि हमारे पास 1 साल से 12 साल का बच्चा आता है तो उसको क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, हम उस पर फोकस करेंगे। और उसके बाद फिर हम 12 से 18, 18 से 40, फिर 40 से 60, फिर 60 से ऊपर जाएंगे। तो हम जब हम किसी मरीज़ की एज देखते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इसको क्या क्या हो सकता है। कम से कम 70-80% अंदाज़ा आपको होना चाहिए, सिर्फ देखने से आपको अंदाज़ा होना चाहिए, और आप उस एरिया में फोकस पता होना चाहिए, उस एरिया की दवाइयों का पता होना चाहिए। तो आज हम 1 साल से 12 साल का जो हमारे पास ग्रुप है उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारे चूँकि लेक्चर में जो हमारा रूटीन का लेक्चर चलता है उसमें हम ये करते हैं कि एक तो हम ऑर्गेनन को पढ़ते हैं, कोई एक आध क्लास इसमें होती है, फिर मेरे साथ कोई ना कोई एक्सपर्ट भी होता है, स्पेशलिस्ट किसी शोबे का होता है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट होगा, कोई रेडियोलॉजिस्ट होगा, कोई पैथोलॉजिस्ट होगा, कोई गायनेकोलॉजिस्ट होगा, कोई आई स्पेशलिस्ट होगा, इस तरह के बोर स्किन का। लेकिन चूंकि ये जो एज वाइज सीरीज़ थी मैंने अकेले करना था, लिहाजा हमने अभी तक दूसरे बंदे को साथ शामिल नहीं रखा हुआ, कि ये टोटली हमारा थेराप्यूटिक अंदाज़ था इसको एड्रेस करने का, कि हम थेराप्यूटिकली एज वाइज डिजीज़ को कैसे एड्रेस करते हैं। जब एज वाइज डिजीज़ ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम किसी और टॉपिक पे जब जाएंगे तो फिर कोई ना कोई साथ दूसरे शोबे का स्पेशलिस्ट भी आएगा। उसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं जो हनीमन का असूल है कि हम बीमारी क्या है, और सिमिलर लॉ जो है वो यही कहता है कि पहले बीमारी को समझें और फिर दवा को समझें, फिर दोनों को कंपैरिजन करके सिमिलर यही है। तो उसमें हम बीमारी को समझते हैं, हमने बेशुमार बीमारियों को समझा, बेशुमार बीमारियों पे बात हुई, बेशुमार अद्वियात पे फिर बात होती है। तो एक तो हिस्सा वो है जो पैथोलॉजी है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, और दूसरे हिस्से में हम थेराप्यूटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसकी दवा क्या बनती है, और फिर
हम एक बात ऑर्गेनन पे भी हम कोई ना कोई क्लास डिस्कस करते हैं कि असूल इलाज क्या है। इलाज के कुछ असूल भी होते हैं ना, कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो आज मेरे पास जो फ्रोज़म है, फ्रोज़म लाइन जी 167। वो ये कहता है क्योंकि ये सारा इस बात पे डिस्कस कर रहा है, जो दो पहले फ्रोज़म है ना उसमें भी उसने ये कहा है कि बाद दफ़ा हम गलत दवा का इस्तेमाल कर बैठते हैं। अगर वो दिखा दें तो ज़्यादा इनको समझ आएगा, नए लोग भी हैं इसमें। की गई दवा की अलामात में ऐसी कोई अलामत न हो जो मुकम्मल तौर पर मर्ज़ की मखसूस और गैर मामूली अलामात से मिलती जुलती हो, बल्कि अगर दवा आम गैर वाज़ेह तौर पर बयान की गई हो और अलामात और गैर मुअय्यना हालतें से मिलती हो, अगर मालूम दवाओं में से कोई भी होम्योपैथिक तरीके के मुताबिक मुनासिब ना हो तो मुआलिज इस गैर होम्योपैथी दवा से फौरी तौर पर कोई उम्मीद अफजा नताइज हासिल नहीं कर सकता। वो ये कहता है, इधर आ जाओ भाई, वो ये कहता है कि अगर आपने दवाई गलत सेलेक्ट की और बहुत छोटी छोटी अलामात पे सेलेक्ट कर दी तो फिर आप ये तवक्को ना रखें कि आपको कोई अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अद्वियात की फरावानी और उनके खालिस अमल के बारे में इल्म की वजह से इस तरह के केस बहुत कम हो चुके हैं। अगर अद्वियात के बारे में बुरे असरात हों तो ज़्यादा सही और मुमासिल दवा देने से ये कम हो सकते हैं। वो कहते हैं अगर दवा के बुरे असरात मरतब हो रहे हैं, लेकिन अब वो शुरू के वक्त की बात करता था, उस वक्त दवाओं की कहता तादाद कम थी। अब चूँकि तादाद ज़्यादा हो गई है तो हमें मुमासिल जो बिल मिसल दवा अभी हमें मिल सकती है, और अगर बिल मिसल दवा नहीं है तो हमें उससे ये तवक्को नहीं करनी चाहिए कि ये अच्छे रिज़ल्ट होंगे। दवा वही ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगी जो बिल मिसल होगी। अगर पहले दी गई गैर मौजू होम्योपैथिक दवा से कुछ देर के लिए इजाफी अलामात उभरती हैं तो हम हार्द मामले में दवा की पहली खुराक के असर को ज़ाया नहीं होने देते और ना ही मरीज़ को दवा के पूरे असरात असर पजीर होने देते हैं। अगर वो कहता है कि दवा आपने गलत सेलेक्ट कर दी स्पेशली एक्यूट डिजीज़ में, तो फिर हमारे पास वक्त बड़ा कम होता है कि पहले उसको एंटीडोट करें फिर नई दवा का इस्तेमाल करें। तो वो ये कहता है यहाँ आपको इजाज़त है कि आप फौरी तौर पर आप ये समझ गए हैं कि मैंने कुछ गलत कर दिया तो अगली टोटलिटी इलामात को दे के दोबारा दवा को अप्लाई करते हैं। लेकिन क्रॉनिक डिजीज़ में ऐसा वो कहता है नहीं चलेगा, उसके लिए आप एंटीडोट करके आपके पास टाइम होता है। एक्यूट में बाज़ दफ़ा जानलेवा डिजीज़ होती हैं, आपके पास टाइम नहीं होता, इसलिए उसने इजाज़त दे दी एक दवा दी आपको गलत होगी तो दूसरी दवा आप अप्लाई कर सकते। लेकिन अब हम उसमें ये नहीं देखते कि हम दवा का वो कह रहा है कि पूरा असर होते देख लें कि जी 5 दिन लगेंगे 10 दिन दवा पूरा अपना असर दिखाएगी तो हम उसका इंतज़ार करेंगे। हम उसका इंतज़ार नहीं करेंगे क्योंकि आनन फानन बीमारी है, ये आनन फानन जान भी ले सकती है, लिहाजा हम लंबे इंतज़ार में नहीं पड़ते। लंबे इंतज़ार में हम कहाँ पढ़ सकते हैं? क्रॉनिक डिजीज़ में। एक्यूट में हमें मिनट 2 मिनट के अंदर रिज़ल्ट प्रोड्यूस करना होता है, इसलिए आपको वो इजाज़त दे रहा है कि आप अगली दवा दे सकते हैं। लेकिन आप बीमारी की तब्दील शुदा हालत के नए सिरे से पड़ताल करते हैं, मतलब उस नए सिरे से पड़ताल करें कि यार क्यों गलत दे दी क्या किया, तो दोबारा उसको री एनालिसिस करें और उसको प्रिस्क्राइब करें। और हम बीमारी की असल अलामात को नई पैदाशुदा अलामात में जम करके, वो कहता है जो नई पैदा हो गई है पुरानी पर ऐसी दवा ढूंढें कि ये नई जो हो गई पुरानी जो इसको आपस में जम कर लें, इकट्ठा कर लें और फिर नई दवा तजवीज़ कर दें। अब आते हैं टॉपिक पे। हमारे पास जो टॉपिक है आज 12 साल 1 साल से 12 साल है, इसमें हम 2 हिस्से इसको तकसीम करेंगे। एक डिजीज़ जो हमारी ऑर्डिनरी डिजीज़ हैं, जनरल डिजीज़ हैं, बच्चों की चूँकि जिसमें नज़ला ज़ुकाम है, बुखार है,
जैसे बेड वेटिंग है, वर्म है, इस तरह की जो डिजीज़ हैं उसको हम आम डिजीज़ में रखेंगे, और एक हम स्पेशल डिजीज़ में भी रखेंगे। दो इससे मेन करते हैं। स्पेशल डिजीज़ जिनमें बच्चे माजूर हो जाते हैं, स्पेशल चाइल्ड्स हैं, मतलब वो सुनते नहीं, वो बोलते नहीं, कोई कॉन्जेंटल डिजीज़ हैं, उनको जेनेटिक कोई डिसऑर्डर है, तो वो हम एक, चूँकि अगर हम इसको मिक्स कर लेंगे तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जो कॉन्जेंटली डिसऑर्डर्स हैं, जो पैदाशी माजूरियाँ हैं, या पैदा होने के बाद कोई माजूरी होगी है, लेकिन जो अबनॉर्मल चाइल्ड हैं या स्पेशल चाइल्ड हैं, उसको मैंने दो एक हिस्सा अलग ही कर दिया। उसको हम अलग पढ़ेंगे, इसको अलग पढ़ेंगे, ताकि आप जब बच्चा किसी को देखें, कि अबनॉर्मल बच्चा जब आपके पास आता है तो आपको पहली लुक में ही पता चल जाता है कि ये बच्चा अबनॉर्मल है। लिहाजा उसको हम अबनॉर्मल की उस फील्ड में जाके देखेंगे कि भाई इसको दिल का सुराख है, इसको फिट्स पड़ते हैं, ये सुनता नहीं है, ये ऑटिज़म का शिकार है, ये MR है, मल्टी रिटार्टेड है, ये पन्नी है, ये क्या है, मतलब वो हम उस कैटेगरी में जाके देखेंगे। लेकिन इसको हम यहाँ से तकसीम कर देंगे। अब ये नहीं कि आपके पास 200 बीमारियाँ ये भी हैं और 150-200 ये भी होगी, तो 400 बीमारियाँ जब बैक वक्त आपने उसको अपने माइंड में रखना कि ये कहीं अब नॉर्मल है, सुनता नहीं, बोलता नहीं, चलता नहीं, तो वो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हम इसको सेपरेट करते हैं। कुछ समझ आया? थेराप्यूटिक, क्योंकि मैं रोज़ क्लिनिकली ये चीज़ें फील करता हूँ, रोज़ फेस करता हूँ, लिहाजा हमने इसको सेपरेट कर दिया है। और वो आपको देखने से ही बच्चा अंदाज़ा हो जाता है कि यार, अब ये जो दूसरे बच्चे होते हैं ना ऑर्डिनरी डिजीज़ वाले, ये देखने में आपको एकदम आपको नहीं पता चलेगा कि इसकी लुक अब नॉर्मल है, लिहाजा ये आपने उस अंदाज में उसको देखना। आए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास जो बच्चा आता है, देखें जब बच्चा चलना शुरू करेगा, साल का बच्चा जो है ना खड़ा हो जाता है, 6 का महीने का बैठ जाता है, साल का खड़ा हो जाता है, और फिर उसने चलना, अब चलेगा तो वो गिरेगा भी। तो पहला सवाल आपका चोट पे बनता है, बच्चा गिरा तो नहीं? चलेगा तो गिरेगा, सीढ़ियों से क्रॉल करके नीचे आ जाएगा, बेड से गिर जाएगा, क्योंकि बच्चा जो है जब पैदा, आप जानवरों को भी बच्चे देखें ना, जो गिरते हैं, उठते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, फिर चलते हैं, तो इसी तरह इंसानों के बच्चे भी जो कोशिश उनकी होती है कि वो भागें, दूसरे बच्चों को देखेंगे कि ये दौड़ रहा है, मैं क्यों ना दौड़ूं, तो वो उसकी टांगों में उतनी सकत नहीं होती, तो वो गिरेगा ज़रूर। तो मोस्ट कॉमन एक फीचर ये आता है कि इंजरी आ जाती है, तो हमने इंजरी को फोकस करना है कि बच्चा गिरा तो नहीं, ये सवाल बनता है आपका। और अगर ओके हाँ जी गिरा है, चाहे उसको फिट्स पड़ रहे हैं, उसको बुखार हो गया, उसको दर्द है, वो रो रहा है, वो चीख रहा है, तो फिर आपने इंजरी को ही कंसीडर करना है। तो एक सवाल आपका पहला बनता है कि बच्चा कहीं चोट तो नहीं लगी। केस टेकिंग तो आपको पता ही ना, वो तो बहुत सारी सारी लवाजमात पे, बच्चे का नाम क्या है, वालद का नाम क्या है, कहाँ से आया, उम्र कितनी है, ये तो पहले आप लिख लेंगे। उसके बाद इंजरी का सवाल बनता है, बच्चा गिरा तो नहीं? गिरा। उसके बाद फिट्स पड़ते हैं, उसके बाद बुखार होता है, उसके बाद रोता है बच्चा, उसको चीख है, डीप फ्रैक्चर कुछ हो गया, उसको हम डील करेंगे। उसके बाद जब बच्चा देखे, बच्चे को कोई एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे बनता है कि बच्चे को किसी ने डराया तो नहीं, कोई हरासमेंट तो नहीं हुई, किसी ने मारा तो नहीं उसको। तो बच्चा जो है ना एकदम फियर का शिकार हो जाता है, और उसको किसी ने मार भी दिया, किसी ने डांट, फिर भी बच्चे को बुखार हो जाएगा। फिर इवन डांट डपट से बच्चे को फिट्स पड़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका फिर इस पे भी बनता है कि बच्चे को किसी ने डांटा तो नहीं। अब अक्सर हम माएँ आके कहती हैं, और जी इसको डांट दिया ना, इसको गश पड़ जाती है जी, बच्चा बेहोश हो जाता है जी, बड़ी मुश्किल से नॉर्मल होता है। तो बच्चे होते बेसिकली सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, वो आपसे ये तवक्को नहीं करते कोई हमें मारेगा, कोई हमें डराएगा। तो लिहाजा ये अब्यूज़, इसमें अब्यूज़ आगे जाके सेक्सुअल अब्यूज़ आ जाएगा, पनिशमेंट आ जाएगी, डंडा मार दिया स्कूल में किसी ने, टीचर ने,
तो ये बड़ा ज़रूरी है। और बाद बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते हैं कि टीचर के बिहेवियर से, उसकी मार से, उसकी फियर से, उसके खौफ से, और वह सारी ज़िंदगी पढ़ते ही नहीं है फिर। तो ये जजमेंट करना बड़ा ज़रूरी है, इस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, इंजरी पे और अब्यूज़ पे। फिर आगे एक कहानी और शुरू हो जाती है। बच्चा जब स्कूल जाना शुरू हो जाता है ना, अब बच्चा, छोटा बच्चा होता है ना, छोटे साल 2 साल 3 बच्चे शरारती होते हैं। किसी कोई घर में मेहमान आया, कोई बड़ा आया, कोई पड़ोस में चला गया, इधर उधर निकल गया, वो तो मतलब वो तो रुकते नहीं ना, तो वो कोई डांट डपट करता है तो वो बच्चा जो है ना वो सहम जाता है, डर जाता है, और उसको टेम्परेचर हो सकता है, उसको कोई फिट्स, इवन फिट्स तक भी होते हैं, मैंने देखे हैं। दूसरा, जब बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं तो वहाँ भी बड़े मसाइल हैं। मैं अक्सर पेरेंट्स को कहता हूँ कि कभी भी अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में ना दाखिल कराएं, बड़े स्कूल में, जब महंगे स्कूल में। अच्छा, अच्छे स्कूल के मतलब है कि महंगे स्कूल में, जो अच्छा स्कूल हम उसी को कहते हैं जो फीसें ज़्यादा लेते हैं। उसका वजह ये होता है कि बच्चा वहाँ बड़ा डिस्ट्रॉय होता है। गोरों ने बड़ा मज़े का निज़ाम रखा हुआ है, एक यूनिफॉर्म, एक गाड़ी, डाइनिंग उसको वहाँ ही मिलेगा, खाना पीना भी वहीं मिलेगा। हमारा बच्चा कोई सुजुकी पे जा रहा होता है, कोई बस पे जा रहा होता है, कोई साइकिल पे बाप छोड़ के आता है, कोई स्कूटर पे, कोई किस पे, कोई रिक्शे पे जाता है, किसी की कोई मर्सिडीज गाड़ी में उतर रहा होता है, कोई बड़ी कार में। तो बच्चा वहीं स्पाइल हो जाता है, वहाँ बड़े मसाइल हैं। और ये एजुकेशनिस्ट जो थे उन्होंने कोशिश तो की है कि वन सिस्टम ऑफ स्कूलिंग हो जाए, यूनिफॉर्म एक हो जाए, वहाँ डाइनिंग एक टेबल पे आप घर से फूड ना लेके जाएं, तो कुछ इस तरह की सिमिलरिटी हो। तब ये बड़ा साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है बच्चों को, हमने इसको भी एड्रेस करना होता है। और बेशुमार बच्चे स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके उन्होंने पढ़ना, उनको सर दर्द शुरू हो जाएगा, उन्होंने पढ़ना छोड़ देते हैं। वो बच्चा चूँकि इनोसेंट होता है, मासूम होता है, उसके जहन में होता है कि हम सारे इक्वल हैं, बराबर हैं। वो ये कहता है ये इस गाड़ी में आता है, मैं कैसे साइकिल पे जाता हूँ। तो वो सारी जो सोच है उसको किसी तरीके से, ये तो हुकूमतों का काम है, सोसाइटीज़ का काम है, लेकिन डॉक्टर का ये काम है कि फिर उसको एड्रेस कैसे करता है। उसकी मेडिसिन हैं, हम तो मेडिसिन के ज़रिए एड्रेस कर सकते हैं, या पेरेंट्स को हम एडवाइस कर सकते हैं कि भाई आपने स्कूलिंग इसकी कहाँ रखी हुई है, कैसी रखी हुई है। तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है ये। और बेशुमार हमारे जो थर्ड वर्ल्ड के बच्चे हैं वो इस वजह से बीमार हैं, और फिर क्या करेंगे, वो फ्रस्ट्रेटेड होंगे। अब फ्रस्ट्रेशन के 2 रिएक्शन आते हैं। जब बंदा फ्रस्ट्रेशन होता है तो क्या करता है, सबसे पहले आए कि दूसरे को कोई पत्थर दे मारेगा, डंडा मारेगा, छुरी मारेगा, गोली मारेगा, कुछ करेगा। अगर वो ये नहीं कर सकता तो उसने अपने आप को नुकसान पहुंचाना है। और अक्सर बच्चे जो है हमारे फिर ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, कोई सूटा मारेगा, कोई चस पिएगा, कोई अफ्यून खाएगा, कुछ करेगा, किस किस्म के इल्लतों में पड़ जाते हैं। तो ये वो ऐसी ग्रोइंग एज है। 12 साल में भी बच्चे जो है ना, मैंने देखा स्मोकिंग करते हुए, 11 साल 10 साल ड्रग्स पे लगे जाते हैं, घर से स्कूल जाएंगे, भाग जाएंगे। बहुत सारे मसाइल हैं, ये जो हम मेडिसिन से एड्रेस करेंगे। और अगर आपके पास पेरेंट्स आपकी बात सुनते हैं तो उस हवाले से भी हम उसको एड्रेस करेंगे। ये बड़ा ख़ास एलिमेंट है, इसको हम डिटेल, फिर मैं मेडिसिन भी आगे जाके, पहले मैं आपको चीज़ें बताता जाऊँगी ताकि आपके जहन में बात बैठती जाए कि क्या एज वाइज डिजीज़ की कितनी अहमियत है। क्योंकि हमारे डॉक्टर के पास बड़े, ये भी बड़े मसाइल हैं उसके साथ ये मसाइल हैं कि जिस कॉलेज में वो पढ़ा होता है वो कॉलेज वाले भी बड़े हजरत होते हैं, ठीक है। कोई बेसिक भी नहीं पढ़ाई होती, बस इम्तिहान की 5-4 सवाल 10 सवाल की प्रिपरेशन करा के इम्तिहान दिया, पास किया, फ़ीस ली। फिर जब पास भी कर जाते हैं तो वो कहीं, जैसे एलोपैथिक में होता है, वो जाके साल का जो है वो उसको ट्रेनिंग हाउस जॉब करते हैं। हमारे यहाँ कोई हाउस जॉब का भी कोई ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं है।
कि बाकायदा से कोई बंदा जो पास करके निकलता तो कोई ट्रेनिंग करे। तो हमारे बड़े ये मसाइल हैं, और इन्हीं मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये थोड़ा सा जो हम कुछ कर सकते थे, हमने कैंपिंग भी लगाई, हमने कैंप भी करते हैं, हम फिर लेक्चर्स में भी लोगों को गाइड करते हैं कि यूँ। और अल्लाह का शुक्र है पिछले 20-25 साल में हमने जितना हम कर सकते थे, खुदा ने जितनी सकत दी हम उतना करें। तो ये ज़रूरी था कि हमारा बेसिकली एजुकेशन स्ट्रक्चर भी ठीक नहीं है, और हमने खैर उसको इसलिए नहीं छोड़ा कि उसके लिए एक और जदोजहद की ज़रूरत है। और मेरा ज़िंदगी का मकसद ये था कि मैं अपने जो डॉक्टर्स हैं जो निकल के आ गए हैं, मार्केट हो गए हैं, जो प्रोडक्ट मार्केट हो गया, उसको तो किसी तरीके से संभालें ना। अगर हम बेसिक उस एजुकेशन के चक्कर में पड़ जाएंगे तो फिर हमारे लिए ये मसला कि जो लाख बंदा 70-80 हज़ार बंदा घूम रहा है, तो ये तो बेरावा हुआ है, इसके तो वो शुतर बेमहार की तरह घूम रहा है, इसका तो कोई वाली वारस ही नहीं है इसके। तो इसको हमने कहा कि पहले इसको कहीं से लेके चलें, इनको कोई समझाएं कि ताकि ये तो मार्केट हो चुके हैं, ये पब्लिश हो गए हैं, ये निकल चुके हैं। कोई महल्ले में बैठा हुआ है, कोई बाज़ार में बैठा हुआ है, कोई दफ्तर में काम शुरू उसने किया हुआ है, तो कम से कम मैंने ये सोचा कि हम इनको किसी तरीके से संभालें जो प्रोडक्ट निकल चुकी है। और जब ये समझ जाएंगे, ये कोई बेहतर रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने शुरू कर देंगे, तो फिर भी हमारी कुछ से जो है उस तरफ भी हम कर रहे हैं, समझा रहे हैं। कुछ नेशनल कौंसिल से भी बात होती है, कॉलेजेस वालों से भी बात होती है, उनके अपने मसाइल हैं। लेकिन हमने ये कहा कि फील्ड में जो लाट हमारी बाहर आ चुकी है, जो पहले से मौजूद है, उसका तो कोई ट्रेनिंग का कोई बंदोबस्त किया जाए। और ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत हो गया है कि नेट शेट पे यूट्यूब पे लेक्चर निकल जाते हैं, लोग जहाँ जहाँ बैठे हैं। अदरवाइज़ तो इतना घट करना, जगह जगह पहुँचना, ये बड़ा मुश्किल काम था। ये एक जदीद दौर के जो तकाज़े हैं उसने ये आसानी पैदा कर दी है कि आज जहाँ बोलते हैं दुनिया सारी में वो बात पहुँच जाती है, सुनी जाती है। मेरी 15-20 साल से यही कोशिश रही है कि हम लोगों को ट्रेन करें, लोगों को ट्रेन करें, और वो जब ट्रेंड होंगे, वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस होंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली सिस्टम में बेहतरी आती जाएगी। अब आगे आ गया हमारे पास फीवर। आपके पास बुखार बहुत कंप्लेन लेके आता है बच्चा, अक्सर बच्चे को बुखार, और बुखार आप मिनटों में, घंटों में आप उतार सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी दवाइयाँ, 2, 4, 5, 6 दवाइयों पे आपकी ग्रिप है, आप बुखार यूँ उतारेंगे। ज़्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं हम आपको देंगे, बहुत शॉर्ट लिस्ट देंगे ताकि आप परेशान ना हो, कंफ्यूज ना हो। बुखार आपको, मैंने कहा इंजरी की हम आपको दवाइयाँ बता देंगे, आपको अब्यूज़ की आपको दवाइयाँ बता देंगे, आपको डिप्रेशन की, डिसअपॉइंटमेंट की दवाइयाँ बताएंगे, ताकि जिस एरिया का बच्चा आपके पास आता जाता है, जिस प्रॉब्लम का हम उधर एड्रेस करते जाएं। अब बुखार आ गया, उसके बाद इस स्टेज में एक और कंप्लेंट बहुत आती है, मोशन, डायरिया। फिर इसमें कॉन्स्टिपेशन आती है, बच्चों को कब्ज़ रहती है। फिर इसमें एक बहुत कॉमन इन्फेक्शन टॉन्सिलाइटिस का चलता है, एडिनाइड्स ऐड कर दें। एडिनाइड्स कम है, टॉन्सिल्स ज़्यादा है। फिर इसमें बच्चे आते हैं, क्योंकि बच्चों को हमारी माँ की कोशिश होती है कि मैं बच्चे को अच्छे बच्चा होता है कि कभी बाहर गली में निकल गया, कपड़े पूरे नहीं पहने हुए, पैर नंगा निकल जाता है, तो उसको सडनली चेंज ऑफ टेम्परेचर से उसको बुखार हो जाएगा, उसको चेस्ट इन्फेक्शन है, ये बहुत कंप्लेन आती है इस एज में। फिर निमोनिया हो जाएगा, फिर उसको वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाएंगे। अब इस एज में फिर बच्चों दूसरों से बच्चे के कंट्रोल नहीं होते। वेस्ट में इधर उधर तो बड़ा कंट्रोल होता है, बच्चा घर में रहेगा, बाहर नहीं निकल सकता। स्ट्रीट में हमारे बच्चे तो गलियों महलों में, यहाँ का बच्चा हो सकता है 1-1 किलोमीटर दूर निकल जाए। फिर वहाँ से वायरल ले आता है, मीजल ले आता है, ओपिंग कफ ले आता है, चिकन पॉक्स ले आता है, ये इन्फेक्शन ले आता है। तो उसको हमने कैसे एड्रेस करना है। फिर
हमारे यहाँ एलर्जी, चूँकि हमारे यहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उसकी डस्ट की पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, हमारे यहाँ जो हमारा जो ये बड़ी जो गाड़ियों के धुएं की बड़ी पोल्यूशन है, पेट्रोलियम की बड़ी पोल्यूशन है, तो इस पोल्यूशन की वजह से हमारे यहाँ एलर्जी बहुत, फूड एलर्जी, फूड हमारा साफ़ नहीं है, फूड एलर्जी है, दूध बच्चा नहीं पी सकता, उसको दूध से, कोई एग से, किस चीज़ से, ये एलर्जी का भी बड़ा एक टॉपिक है। माँ आप कह जी मेरे बच्चे को एलर्जी है जी, और अक्सर बच्चे डायग्नोज होकर भी आए होते हैं कि हमारे बच्चों को एलर्जी है जी, वीट एलर्जी है जी, एग से एलर्जी है जी, दूध से एलर्जी है जी, नट से एलर्जी कॉमन है। उसको आपने कैसे एड्रेस करना है? कफ है, अस्थमा है, ये सारा चेस्ट इन्फेक्शन के साथ, चूँकि हमने टॉपिक अलग-अलग छोटे छोटे बना दिए हैं ताकि आप इससे परेशान हो गए हो जी अस्थमा आ गया तो अब क्या करूँगा, किधर जाना है मैंने, अब कफ शुरू हो गया किधर जाना है, दवाइयाँ वही होंगी, इधर से उधर से आप उल्टा सीधा करके अगर आप जाएंगे तो दवाइयाँ तो वही होंगी, लेकिन अब कफ आ गया, अस्थमा, एलर्जी आ गई, वो तो बड़ा मसला है, अब क्या किया जाए? तो दवाइयाँ वही आपको मिलेंगी। अब इसमें आपको जो वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल, उसमें मीज़ल है, चिकन पॉक्स है, मम्स है, हुपिंग कफ है, निमोनिया है, मेनिंजाइटिस है, अस्थमा, टाइफाइड, हर्पिस और नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, ये कॉमन बच्चों की कंप्लेन आती है। और कान का दर्द बड़ा आता है, कान का डिस्चार्ज बड़ा आता है, फिर माँ अक्सर कहेगी जी मेरा बच्चा जो है वो कमज़ोर बड़ा है जी, वो खाता नहीं है जी, ब्लड इसकी नहीं बनता, तो अनीमिया बहुत कॉमन आता है। फिर जॉन्डिस आता है, पैदाशी जॉन्डिस आ जाता है, बाद में बच्चे चूँकि गंद बला कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, पानी हमारा जो है वो साफ़ नहीं है, तो बहुत ज़्यादा जॉन्डिस जो है वो पानी, हेपेटाइटिस ए जो है वाटर से बहुत आता है, फूड से बहुत आता है, तो वो बच्चे हमारे उसका शिकार हो जाते हैं। फिर हमारे यहाँ एक कुछ मतलब ये इतनी ज़्यादा डिजीज़ नहीं है, लेकिन सीलिएक डिजीज़ बहुत ज़्यादा है, जो गंदम की टॉलरेंस नहीं होती, तो सीलिएक डिजीज़ सबसे ज़्यादा होम्योपैथिक एड्रेस करती है इस एज में। जो बच्चे आते हैं ये ज़्यादा आपको इसी एज में मिलेंगे, 12 साल क्रॉस भी ये करते हैं, लेकिन इस एज में आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे बच्चे 12 साल तक सीलिएक डिजीज़ के। फिर यहाँ नेफ्रोटिक सिंड्रोम आ जाता है, ये रेयर कम होते हैं बच्चे, लेकिन आते सैर ही नज़र आएगा, पफी, सूजा हुआ, हाथ पाँव पे स्वेलिंग, समझेंगे ये दूर से पहचाना जाता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। कम आते हैं, ये भी आते हैं, ये भी इसी एज में आएंगे। फिर रीनल कोलिकी मतलब स्टोन जो है, तो इस एज में स्टोन मिलता है, बहुत कम मिलता है लेकिन मिलता है। उसके बाद एक और बीमारी यहाँ बहुत सारी पैदा होती है जो बाद में जाके बड़ी कॉम्प्लिकेशन करती है, वो है रूमेटिक फीवर। ये रूमेटिक फीवर जो है ये अक्सर बच्चों को होता है, ये बेसिकली इसका गला खराब होगा, बुखार होगा, उसके बाद इसके जोड़ों में दर्द होगा और फिर ये जाके बैठ जाएगा दिल के अंदर। इसके लिए बड़ी खूबसूरत तारीफ़ है, मेरे दोस्त हैं नियाजी साहब, वो कहते हैं रूमेटिक फीवर किस द जॉइंट एंड सिट इन द हार्ट, कि वो गले से स्टार्ट होगा, जॉइंट को टच करेगा और फिर जाके दिल में, फिर दिल के जो वाल्वुलर डिजीज़ हैं वो सारी ये और इसका सोर्स जो है वो बेसिकली स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया है जो इसका सोर्स बनता है। आगे चलते हैं। बेड वेटिंग, अक्सर माएँ आके कहेंगी और बच्चे 8 साल का हो गया जी, 2 साल का हो गया, 4 साल हो जी, ये पेशाब बिस्तर पे नहीं छोड़ता, ये बड़ी कंप्लेन। अच्छा, ये ऐसी मज़े की कंप्लेन है और मज़े के इसके होम्योपैथी में हाल ना, दुनिया की बाकी किसी चीज़ में हाल नहीं है इसका। वो कहता है जी बेड वेटिंग करता है, उनके पास कोई हाल नहीं है बेड वेटिंग का, और हमारे पास बड़ी मज़े की दवाइयाँ कि बेड वेटिंग ठीक हो जाती है। फिर वर्म, लॉस ऑफ एडिक। अच्छा, स्कूल गोइंग बच्चों का दर्द बड़ा मशहूर है। स्कूल गोइंग बच्चे दर्द, एक तो वो कमज़ोर बच्चे जो होंगे उनको सर दर्द होगा क्योंकि उन पर वर्कलोड, इतनी किताबें वो पढ़ना, बच्चा बेचारा थक जाता है और अल्टीमेटली इनकी नज़र कमज़ोर हो जाती है। पहले सर दर्द होगा, फिर नज़र कमज़ोर हो जाएगी, फिर ये अवॉइड करेंगे पढ़ने से, फिर स्कूल्स नहीं जाएंगे। तो इनकी मखसूस मेडिसिन हैं इस एरिया के सर दर्द की, इसको हम कहते हैं स्कूल गोइंग हेडेक। उसके बाद लॉस ऑफ, अक्सर बच्चों को भूख नहीं लगती, उसकी भूख न लगने की एक तो
उनके स्टोमक के डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं, कोई पहले जॉन्डिस की हिस्ट्री होगी तो तभी भूख नहीं लगेगी। फिर बच्चे जो है लेज खा रहा है, वो टॉफियाँ खा रहा है, वो क्या खा रहा है, वो उधर गंद बला खाता है, और माँ भी, बच्चा चूँकि रो रहा होता है, वो चलो इसको स्वीट पकड़ा दी, वो इसको ये लेज़ पकड़ा दो, उससे उसकी वैसे ही भूख शूख ख़त्म हो जाती है। लिहाजा ये है बट बहुत ज़्यादा। आप तो पहले तो अर्बन एरिया में थी, अब तो ये आप डॉक्टर वो है जो सोसाइटी की नस पे हाथ रखे, सोसाइटी के मसाइल को समझता हो। आप रहते हैं पाकिस्तान में, आप यूरोप वाले बच्चों का इलाज करना छोड़ दें, आप इनका इलाज करें। अब शहर के बच्चों का इलाज और गांव के बच्चों के इलाज में फ़र्क आ जाएगा। अपनी सोसाइटी को, हम जिस सोसाइटी की आप प्रैक्टिस है उस सोसाइटी को एड्रेस करें कि हमारे मसाइल क्या हैं। और बच्चा रोएगा, और ले इसको, ले चुप कर जाएगा, दे इसको टॉफ़ी, इसको दे, मतलब कोशिश उसकी, और वो मैदा खुद ही उसका ख़राब कर देती है। फिर उठा के डॉक्टर के पास आएगी, मेरा बच्चा जो, इसको तो भूख ही नहीं लगती, बट टॉफ़ियाँ खाता है जी। समझ आई आपको? ये एड्रेस करनी है चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, और ये प्रैक्टिस यूं और यूं क्विक चलती है। हमारे पास आते हैं ना बच्चे में, अच्छा क्या है, दांत पीसता है, ये करता है, ट्रांसफर, हम तो एक एक मिनट में फारिग करी जाते हैं। लेकिन इन चीज़ों पे अब किताब कोई गट्ठी आपको इस तरह की मिलेगी नहीं। अब तो बन रही है किताब, लेकिन ऐसे किताबें हैं मौजूद नहीं कि आप क्लिनिकल कैसे फेस करें। और जितने बंदे किताबें लिखने वाले हैं मासवे में, सबकी नहीं, मैक्सिमम किताबें लिखने वाले लोग जो हैं वो प्रैक्टिशनर ही नहीं है। वो किस्से कहानियाँ कहाँ से पढ़ पुढ़ के जनाब उन्होंने छापी होती है। जो आप क्लिनिकली फेस करते हैं वो कुछ भी नहीं मिलता आपको। मासवाए चंद आथर्स जो हैं बहुत अच्छे आथर्स हैं, लेकिन अक्सर लोगों का वतीरा होता है कि कोई माल वहाँ से उठाया, कोई वहाँ से उठाया, अपने नाम से छापी किताब, उनकी क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं होती। ये वो चीज़ें हैं जो क्लिनिकली आप फेस करते हैं। आप कहना मैं बच्चों का इलाज करता हूँ, आप 12 साल तक ये 2 लेक्चर सुन लें तो आप बेशुमार बच्चों का इलाज करने की सलाहियत हो जाएगी आपके अंदर। क्या होता है जी, डायरिया होता है, कब्ज़ होती है, टॉन्सल्स होते हैं, नाक बंद होता है, छींकें आती हैं, चेस्ट ख़राब होती है, निमोनिया होता है, भूख नहीं लगती, चाक मिट्टी खाते हैं, पेंसिलें खाते हैं, कागज़ खाते हैं। वो यार ये देखें ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे हेड हैं हमने बनाए हैं कि आप अगर सारे करें तो आपका तो क्लिनिक वैसे ही रश लग जाएगी। अब हमारा वर्म आते हैं, पेट के कीड़े आ जाते हैं सेज में, अक्सर कंप्लेन होती है, और पेट के कीड़े एनीमिया पैदा कर देते हैं, बच्चे को चिड़चिड़ा पैदा कर देते हैं, बिल्कुल अब नॉर्मल कर देते हैं पेट के कीड़े। और 2-4 दवाइयाँ हमारी ऐसे टिक टिक के लगती हैं, बच्चे को वो ठीक होगा, उसकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी, वो नॉर्मल भी हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। आपको इसको एड्रेस करना है। उसके बाद एक मैंने लिखा है पाइका। पाइका का मतलब यह है कि अनडाइजेस्टेबल थिंग्स ईट एज ए फूड, वो चीज़ें जो खुराक का हिस्सा नहीं है, आप उसको चूना खाएगा, पेंसिल खाएगा, कागज़ खाएगा, कोयला खाएगा, चाक मिट्टी ये खाएगा, कच्चे चावल खाएगा, ये तो बड़ी औरतें खाती हैं, लेकिन बच्चों के भी बिना वो चीज़ें खाएगा जो आप नॉर्मली डाइजेस्टेबल नहीं होती, तो इसको हम कहते हैं पाइका। इस पे गौर करना, अक्सर माएँ आपको कहेंगी, और ये बहुत कंप्लेन है, वो जी ज़रा सा भी इसको खुला छोड़ो जी, मिट्टी खाएगा, चाक खाएगा, कागज़ खाएगा, कुछ कर, और ये और किसी सिस्टम में इसका कोई मज़ेदार, वो क्या करेंगे, इसको कैल्शियम की गोलियाँ खिलाएंगे, इसको ये खिलाएं। आपके पास मिट्टी खाता है तो और दवाई है, चाक खाता है तो और दवाई है, पेंसिल का मतलब कागज़ खाता है तो और दवाई है, रेत खाता है तो और दवाई है। तो इस तरह की दवाइयाँ, इवन गंद खाता है तो दवाई भी मौजूद है। देखो अब राइटर वाला बच्चा गंद खाता है, तो बेशुमार ऐसी हमारा बड़ा मज़े की साइंस है ये कि हर तरह से आप फोकस कर सकते हैं। उसके बाद डेंटेशन पीरियड्स है, जब बच्चे दांत निकाल रहे होते हैं, 6 महीने के बच्चा दांत निकालना शुरू कर देता है, उसके दौरान जो भी कंप्लेन होंगी आपने डेंटेशन को एड्रेस करना है। उसको मोशन भी होंगे, उसको डायरिया होगा, उसको बुखार होगा, वो चिड़चिड़ा होगा, लेकिन आपको ये नहीं कि बुखार के चक्रों में पड़ जाएं, आप उस तरह आपने डेंटेशन पीरियड को एड्रेस करना है। और ये कंप्लेन साल 2-2 साल चलती है, जब टीथिंग पीरियड कंप्लीट नहीं होता, ये चलती रहती है। तो आपने
उस एरिया की मैं इसलिए बात करूं कि आपने डेंटेशन पीरियड को भी एड्रेस करना है। कोलिक, पेट में दर्द कंप्लेन करती है माँ के मेरे बच्चे को दर्द है। अच्छा, बाल बच्चे होते ही कंप्लेनिंग है, माँ कहती है इसकी हर वक्त कोई ना कोई मसला खड़ा होता है। उसको हम कहते हैं कंप्लेनिंग चाइल्ड। घर तैयारी हो जाती है, उसने कोई रफड़ डालना होता है, कोई मेहमान आ गया उसने कोई फड्डा डाला होता है, हर वक्त कोई ना कोई री वो लगी रहती है उसकी। वो जो है ना माँ के पीछे यूँ उसने कपड़ा पीछे पकड़ा हो, पीछे पीछे रहता है उसके। दिस इज द कंप्लेनिंग चाइल्ड। आगे